Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture, we will study noise pollution, e-waste pollution and radioactive pollution. Now start the lecture and understand what is pollution. See, pollution is the introduction or addition of unwanted or undesirable material, substance or energy into the environment that degrades the quality of environment and that is directly or indirectly harmful to humans and other living organisms. For an example, air pollution, noise pollution, water pollution and soil pollution. In the previous lecture, we have studied air pollution, right? Air pollution, water pollution and soil pollution. In this lecture, we will study noise pollution and radioactive pollution, right? Before going to start this topic, I would like to tell which type of question would be asked from this topic, right? So different 3-marker question may be asked in the examination. For an example, what is e-waste? What are the different radioactive pollutants, right? So what is e-waste? What are different radioactive pollutants? What is noise? What are the different sources of e-waste pollutants, right? Different 5-marker question may be asked in the examination. For an example, what is noise pollution and what are the harmful effects of noise pollution, right? Then what is, right, what is e-waste, right, and how the e-waste is very dangerous to our environment, right? And 11-marker question may be asked in the examination. For an example, what is the noise or what is noise pollution, right? How the noise pollution is very harmful for human health, right? And 11-marker question would be asked in the examination for radioactive, right? So what is radioactive pollution, right? And why is the radioactive pollution considered the most dangerous pollution, right? सो इस तरीके से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से तो जो है 11 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछे जाने की पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, राइट? सो लेट्स स्टडी नॉइज पॉल्यूशन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉइज. देखिए यहाँ पर नॉइज एक ऐसी साउंड होती है जो कि अनडिजायरेबल होती है और अनप्लीजेंट होती है. अगर आप ये सोचते हैं, राइट, फॉर एन एग्जांपल, राइट, इफ देयर इज अ साउंड, राइट, देयर इज अ साउंड और उसकी इंटेंसिटी भी क्या है, बहुत ज्यादा है, राइट? अगर साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो उसको जरूरी नहीं है कि उसको क्या कहा जाए, नॉइज कहा जाए, क्योंकि इफ आई एम लिसनिंग म्यूजिक, राइट, यदि मैं खुद म्यूजिक को जो है पसंद करता हूं तो फिर वो मेरे लिए क्या होगा, नॉइज नहीं होगा, राइट? भले ही जो साउंड है, राइट, साउंड की इंटेंसिटी हाई हो या लो हो, यदि साउंड अनप्लीजेंट है अर्थात उसको सुनने से मुझे इरिटेशन होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, राइट, या मेरा फोकस चेंज हो जाता है, तो वो नॉइस होगा. या फिर जो कैसा हो, अनडिजायरेबल हो, राइट? सपोज दैट नाउ आई एम स्टडीइंग, तो मैं चाहता हूं कि कोई भी ना तो गाना सुने, ना ही कोई भजन सुने, ना ही कोई बातचीत करे, राइट? तो जो अनडिजायरेबल हो, चाहे उसमें नॉर्मल क्या हो, टॉक हो, राइट, या म्यूजिक हो, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग हो, राइट, तो वो क्या होना चाहिए, अनडिजायरेबल होना चाहिए. तो अनडिजायरेबल साउंड भी क्या माना जाता है, नॉइज माना जाता है, राइट? या कुल मिलाकर ऐसा साउंड जिससे डिस्कम्फर्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, उसको ही क्या कह सकते हैं, नॉइज कह सकते हैं. नॉइज का, या हम कह सकते हैं कि हाई इंटेंसिटी का जो साउंड है वो नॉइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो इस तरीके से 3 मार्कर के लिए आपको सबसे पहली चीज तो ये कि नॉइज की क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए, राइट? सो नॉइज इज द अनप्लीजेंट एंड अनडिजायरेबल साउंड इन द एनवायरनमेंट व्हिच लीड्स टू द डिस्कम्फर्ट इन ह्यूमन बीइंग्स. द इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज इज मेजर्ड इन डेसिबल, राइट? और इस तरीके से अगर हम देखें तो जो इंक्रीजिंग नॉइज अराउंड द सिविलियंस, राइट, नॉइज पॉल्यूशन अकर्स,
और ये नॉइज पॉल्यूशन जो है वो वर्तमान समय में राइट डिफरेंट मेंटल डिसीजेस के लिए, हार्ट डिसीजेस के लिए एंड अदर डिसीजेस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। अब जो नॉइज है उसको मेजर करने के लिए WHO ने कुछ स्टैंडर्ड क्या किए हैं, सेट किए हैं, राइट। और ये एग्जाम में जो है आपसे 3 मार्कर में पूछी जा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन सेट बाय WHO, द फर्स्ट इज 17 डेसिबल, राइट। तो जो स्टडी एरिया है, जैसे स्कूल हो जाएंगे, कॉलेजेस हो जाएंगे, राइट, सो देयर मस्ट बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल मस्ट बी 17 डेसिबल। तो जो स्टडी एरिया है, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, वहां पर साउंड की इंटेंसिटी 17 डेसिबल होना चाहिए, राइट। जहां पर जो ह्यूमन हैबिटेशंस है, राइट, सोसाइटीज है, वहां पर नाइट में साउंड का जो इंटेंसिटी है वो 45 डेसिबल होना चाहिए, राइट। कहीं पर भी दिन में जो है 55 डेसिबल का साउंड होना चाहिए, राइट। फिर साउंड इंटेंसिटी फॉर इंडस्ट्रियल एरिया कितनी हो सकती है, 75 है। अगर 75 डेसिबल से ज्यादा साउंड इंटेंसिटी होगी तो वो साउंड एरिया में क्या होगा, नॉइज पॉल्यूशन होगा, राइट। अब सीधी सी बात है यहाँ पर कि 75 डेसिबल तक का जो साउंड है वो किसी के लिए नॉइज हो सकता है या किसी के लिए नहीं हो सकता। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम लिसनिंग म्यूजिक एट अ हाई वॉल्यूम तो वो मेरे लिए enjoyment होगा, entertainment होगा। But if I am studying and somebody is playing music at 60 decibel तो वो मेरे लिए क्या होगा, noise होगा। But अगर 80 डेसिबल से अधिक साउंड होता है तो वो हर किसी के लिए क्या होगा, नॉइस होगा। तो यहां से साउंड ऑफ मोर देन दिस इज कंसीडर्ड एज नॉइस, राइट। एंड इफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मोर देन 85 डेसिबल तो ये जो हियरिंग कैपेसिटी उसको रिड्यूस करता है, राइट। सो 85 डेसिबल रिड्यूसेस द हियरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। नाउ इफ द इंटेंसिटी इज बिटवीन 120 to 50 decibel, then this leads to destruction of eardrum and bleeding from the ear, right। इसीलिए कभी भी जहां पर जैसे मैरिज फंक्शन में या स्पेशली डीजे के अराउंड जो हमको डांस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इफ देयर इज अ हाई इंटेंसिटी और उसकी इंटेंसिटी 120 से 150 डेसिबल तक हो जाती है तो ईयर ड्रम जो है वो डिस्ट्रक्ट हो सकता है और ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर, और इससे आप जो है आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है, राइट, हियरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो सकती है। 180 to 2000 डेसिबल, सॉरी 200 डेसिबल, तो 180 से 200 डेसिबल ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग्स कैन डाई, राइट। अगर इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो ह्यूमन कैन डाई। तो कुल मिलाकर ये है कि 85 डेसिबल से अधिक इंटेंसिटी की साउंड अगर कॉन्स्टेंटली आप हियर करते हैं तो इससे आपकी हियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, रिड्यूस हो सकती है। 120 से 150 डेसिबल की साउंड को अगर आप हियर करते हैं तो उससे आपकी ईयर ड्रम खराब हो जाएंगे, साथ ही साथ जो है ईयर से ब्लीडिंग हो जाएगी और हो सकता है आप परमानेंटली हियर ना कर पाए, राइट। 180 से 20 डेसिबल 180 से 200 डेसिबल होता है तो ह्यूमन कैन डाई बिकॉज ऑफ दिस हाई noise, right। So in this way we have understood what is noise pollution, right, as well as, right। अभी तो अगर जैसे noise pollution पूछा जाए तो हम सीधा कह सकते हैं, right, the unwanted or unpleasant sound in the environment which leads to discomfort in human beings is known as noise pollution। और यही जो definition है वो किसकी रहेगी, noise की ही रहेगी। Now what are the different sources of noise pollution, right, ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। what is noise and what are the different sources of noise pollution? The first is natural source, then anthropogenic sources and biological sources। अब यहाँ पर natural sources मतलब जो साउंड है वो नेचर से भी क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है, जैसे थंडर, राइट। सो जो थंडरिंग एक्टिविटी होती है उसमें भी नॉइस या साउंड जो है रिलीज होता है, राइट। तो नेचुरल सोर्सेज में पहला थंडर हो जाएगा, देन लाइटनिंग, देन स्टॉर्म विंड्स,
ओशियन वेव्स, थंडरस्टॉर्म, रेन एंड हेल, राइट, वाटरफॉल से और जो वॉल्केनिक इरप्शंस होता है उनसे, नेचुरल सोर्सेज से जो है या इन नेचुरल सोर्सेज से साउंड वेव्स रिलीज होती हैं। देन एंथ्रोपोजेनिक, राइट, अर्थात ह्यूमन एक्टिविटीज से, राइट, तो ह्यूमन एक्टिविटीज से भी जो साउंड वेव्स हैं वो रिलीज होती हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। अब इंडस्ट्रियल एरियाज में जो हैवी मशीन्स होते हैं उनसे भी जो है हैवी साउंड क्या होता है, रिलीज होता है। देन अर्बनाइजेशन हो जाएगा जहां पर व्हीकल्स होते हैं, राइट, मैकेनाइजेशन हो जाएगा, डिफरेंट मशीन्स होती हैं जिनके बॉडी पार्ट्स में फ्रिक्शन की वजह से साउंड जनरेट होता है। देन डोमेस्टिक फैक्टर्स हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल प्लेइंग म्यूजिक हो जाएगा, वाचिंग मूवी हो जाएगा एट अ हाई वॉल्यूम। देन सोशल प्लेस हो जाएंगे, जैसे प्लेग्राउंड हो जाएगा, वहां पर भी डिफरेंट पर्सन डिफरेंट एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं जिससे साउंड रिलीज होता है। देन इंटरटेनमेंट प्लेस हो जाएंगे, जैसे सिनेमा हॉल हो जाएगा, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा भी, राइट, बायोलॉजिकल, या हम कह सकते हैं कि बायो ऑर्गेनिजम्स, तो बायोलॉजिकल सोर्सेस में पहला क्या हो जाएगा, डिफरेंट एनिमल्स हो जाएंगे। सो डिफरेंट एनिमल्स आल्सो रिलीजेस द साउंड, बट वर्तमान समय में अगर हम देखें तो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स उतने ज्यादा है ही नहीं कि वो अननेसेसरीली हमें डिस्टर्ब करें। देन क्या हो जाएगा, क्रिस्पिंग ऑफ द एलिफेंट, ये तो लोग आजकल जू में देखने जाते हैं तो कोई, राइट, कोई उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देन क्या हो जाएंगे, डॉग बार्किंग हो जाएगी। हाँ, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, क्योंकि जो ह्यूमन हैबिटेशन होते हैं या जो सोसाइटीज होती हैं उसमें जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं, राइट, वो कॉन्स्टेंटली बार्किंग में इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से कई बार जो है उस सोसाइटी के लोगों को उससे प्रॉब्लम हो सकती है। देन लायंस रोर हो जाएगा, राइट, और मेंस लॉफ्टर हो जाएंगे, अननेसेसरीली जो नेबर्स होते हैं उनको डिस्टर्ब किया जाता है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ नॉइज pollution, right? Now let's understand types of noise pollution. ये भी जो है 5 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, right? What is noise pollution and what are the different types of noise pollution, right? So the first is transport noise. सिंपल हम कह सकते हैं कि जो जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं या फिर एक तरीके से ह्यूमंस वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट का यूज तो किया ही जाता है, राइट। तो बिकॉज ऑफ यूजिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, राइट, जो नॉइज है वो जनरेट होता है, राइट। जो सिटीज होती हैं उनमें ट्रैफिक की वजह से नॉइज होता है, तो फिर जो व्हीकल्स होते हैं उनसे भी नॉइज क्या होता है, जनरेट होता है। देन नेबरहुड नॉइज हो जाएगा, राइट। फॉर एन एग्जांपल, यू आर वर्किंग एट योर होम और आपके जो नेबरहुड है, राइट, नेबरहुड में कोई भी गैजेट्स हैं या हाउस होल्ड जो यूटेंसिल्स हैं उनसे भी साउंड रिलीज होता है, राइट। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, राइट, ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं या लाउड स्पीकर्स हो सकते हैं या मोबाइल फोन हो सकता है, उनसे भी अनवांटेड और अनडिजायरेबल साउंड यदि रिलीज होता है तो वो आपके लिए नॉइज होगा। दैट इंडस्ट्रियल नॉइज हो जाएगा। इफ यू आर लिविंग नियर टू द इंडस्ट्रियल एरिया देन डेफिनेटली वहां पर जो मशीन होंगी, राइट, और जो मशीन्स होती हैं उनमें फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से साउंड वेव्स क्या होती है, रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, नॉइज क्रिएट होता है, राइट। नाउ हो जाएगा यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट मार्क द 3 पॉइंट्स, राइट, 3 स्टार, क्योंकि ये एग्जाम में ही पूछा ही जा सकता है। तो जो नॉइज पॉल्यूशन है, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन क्या हो जाएगा, ह्यूमन हेल्थ हो जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टडी इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। जनरली हम किसी भी पीसफुल सोसाइटी में रहते हैं, राइट, देयरफॉर हम जो है नॉइज पॉल्यूशन के नेगेटिव इफेक्ट्स को इजीली नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट दोज हु आर रेसाइडिंग इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये जो बिल्कुल नेशनल हाईवे के नियर ही जिनका हॉस्टल है या जिनका घर है, वो इससे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप कभी कभार जो है, राइट, फॉर अ लॉन्ग टाइम में अगर आप कोई भी जो है डीजे पर म्यूजिक सुनते हैं या फिर व्हीकल्स की नॉइज आपको आती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हेन यू कॉन्स्टेंटली एनॉय बिकॉज ऑफ हाई नॉइज, तो उससे फिर आपके हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइपरटेंशन हो जाएगा,
राइट. सो बिकॉज ऑफ द नॉइज, राइट, बिकॉज ऑफ द नॉइज, राइट, जो हाइपरटेंशन है वो अकर होता है, और उसका कारण क्या है, जो एलिवेटेड ब्लड लेवल्स होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए होता है. तो जैसे ही हम इरिटेट होते हैं, राइट, हम इरिटेट होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, राइट, एनॉय होते हैं, तो हमारा जो है ब्लड लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. और अगर ब्लड लेवल लॉन्गर समय के लिए जो है हाई या एलिवेटेड जो ब्लड लेवल्स होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है. देन क्या हो जाएगा, हियरिंग लॉस हो जाएगा, राइट. कॉन्स्टेंटली अगर आप हाई नॉइज से एक्सपोज होते हैं तो फिर आपके जो है ईयर ड्रम जो है अफेक्ट हो सकते हैं. साथ ही साथ आप जो है आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है उसको भी लॉस कर सकते हैं. देन स्लीपिंग क्या हो जाएंगे, डिसऑर्डर्स हो जाएंगे. कॉन्स्टेंटली अगर आप नॉइस एरिया में रहते हैं, नॉइजी एरिया में रिसाइड करते हैं, तो वहां पर फिर आप जो है प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाएंगे, राइट. एंड इफ देयर इज अ लैक ऑफ स्लीप might result in fatigue, low energy level throughout the day, affecting everyday activities, right. तो यदि आपके जैसे हम मान लेते हैं कि अगर 2-3 बार भी नाइट में आप डिस्टर्ब होते हैं, तो उसकी वजह से आप जो है ऑल दैट डे आपकी बॉडी में फैटिग्यू रहेगा, साथ ही साथ एनर्जी लेवल लो रहेगा, जिसकी वजह से आपकी वर्किंग कैपेसिटी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी. देन कार्डियोवैस्कुलर क्या हो जाएंगी, डिसीजेस हो जाएंगी. तो कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो जहां पर भी शब्द आता है विच मींस क्या है, यहाँ पर हार्ट की चर्चा हो रही है. तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स सच एज ब्लड प्रेशर लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, राइट. स्लीप आप प्रॉपर जो है स्लीप नहीं ले पाते, इसकी वजह से स्ट्रेस भी होता है. साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस जो है वो अगर हो सकती है. इस तरीके से अगर देखा जाए तो हाइपरटेंशन है, हियरिंग लॉस है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है और कार्डियोवैस्कुलर जो डिसीजेज हैं, राइट, ये सभी नॉइज पॉल्यूशन की वजह से ही होता है. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, राइट. देखिए नॉइज पॉल्यूशन का प्रिवेंशन बहुत ही इजी है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि नॉइज पॉल्यूशन तभी क्रिएट होगा व्हेन somebody is enjoying and you are doing your work. Let's say you are studying and somebody is celebrating his birthday, right? So definitely जो भी बर्थडे को एंजॉय कर रहे हैं उनके लिए तो एंजॉयमेंट है, इंटरटेनमेंट है, बट दिस इज नॉइज और दिस इज नॉइज पॉल्यूशन फॉर यू. तो इसीलिए हम जो है स्टेप्स और इनिशिएटिव्स तो ले सकते हैं, बट इसको काउंटर करना, प्रिवेंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति कुछ भी एक्टिविटी करेगा तो उससे फॉर दूसरे जो पर्सन है उनके लिए क्या होगा, नॉइज होगा. हालांकि हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम कुछ सोशल पैरामीटर्स या सोशल इनिशिएटिव्स ले सकते हैं ताकि हम आपको परेशान ना करें, आप हमको परेशान मत करिए, राइट. तो इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा सकते हैं, राइट. इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, तो नॉइज पॉल्यूशन का प्रिवेंशन कैसे हो सकता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं. तो प्रिवेंशन ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, the first is honking in public places like teaching institute, hospitals should be banned, right. तो हॉस्पिटल्स में तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स को जो है हाइपरटेंशन की वजह से और ज्यादा वो जो है और भी ज्यादा उनकी जो हेल्थ कंडीशन डिटीरियोरेट हो जाती है. टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में, राइट, तो टीचिंग इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो हॉकिंग है वो पूरी तरीके से बैन होना चाहिए. साथ ही साथ इन कमर्शियल, हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स एडुकेट साउंड प्रूफ सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड, राइट. और साउंड प्रूफ सिस्टम इंस्टॉल होगा तो उस कंपनी से, फैक्ट्री से, राइट, हॉस्पिटल से या कमर्शियल जो भी प्लेस है वहां से साउंड या नॉइस जनरेट नहीं होगा. साथ ही साथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स साउंड शुड बी कंट्रोल्ड बाय डिजायर लिमिट्स, राइट. तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार डायरेक्शंस दे चुके हैं कि पर्टिकुलर जैसे ड्यूरिंग नाइट है या ड्यूरिंग कोई भी फेस्टिवल आता है तो उस फेस्टिवल में इतने डेसिबल से अधिक जो वॉल्यूम है उस पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जा सकती है. देन द मोस्ट इज ग्रीन ट्री कवर, राइट. क्योंकि अगर आप देखते होंगे तो नेशनल हाईवेज के दोनों ओर
along the national highway, trees are planted because trees or plants absorb the sound waves, right? और इसीलिए अगर आपको पता होगा तो एक ग्रीन मफलर जो है, ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट हैज बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ग्रीन मफलर इनिशिएटिव्स के माध्यम से ही जो नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उनके दोनों ओर डेंस ट्री कवर को क्या किया जाएगा, प्लांट किया जाएगा, ताकि जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो नॉइज पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर ले। देन एक्सप्लोसिव should not be used in forest, mountains and mining areas, क्योंकि एक्सप्लोसिव्स की वजह से ही जो फॉरेस्ट एरियाज के एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो है एक्टिविटीज अफेक्ट होती हैं। साथ ही साथ अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, ये इंडिया में अम्ब्रेला एक्ट है, which means under the different sections of Environment Protection Act 1986, different regulating acts have been passed in India, and under the section 6 of the Environment Protection Act 1986, the Noise Pollution Regulation and Control Act 2000 was enacted in India। और इस एक्ट के माध्यम से भी किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में या नियर टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर एक सर्टेन लिमिट से अपर लिमिट पर आप कोई भी साउंड को जो है रिलीज नहीं कर पाएंगे, विच मीन्स दैट यू कैन नॉट ऑर्गेनाइज अ फंक्शन, रैली और एक्सेट्रा नियर हॉस्पिटल, educational places, right, or hospitals। Now let's understand what is e-waste pollution, right? So we have studied the noise pollution in depth. Now let's study e-waste pollution. Now here E means electronic, electronics, और वेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स का जो भी वेस्ट होता है उसको ही क्या कहते हैं, ई वेस्ट कहते हैं। एंड यू नो दैट दिस इज द कंप्यूटर सेंचुरी, हम कह सकते हैं कि दिस इज द कंप्यूटर एंड IT century, and nowadays everybody is using mobile phones, laptops, right, 3G 4G 5G, right? तो इसकी वजह से हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, राइट? मोबाइल फोन है, चार्जर है, लैपटॉप है, राइट, स्मार्ट वॉच है, साथ ही साथ लैपटॉप हो जाएगा, टैब हो जाएगा, और हमारा जो होम्स होते हैं, राइट? तो नाउअडेज हमारे होम में भी जैसे क्या हो जाएगा, टीवी हो जाएगा, टीवी है, ओवन है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। अब जो जितने भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में डिफरेंट मेटल्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और यदि वो मेटल को ऐसे ही क्या कर दिया जाए, थ्रो कर दिया जाए, तो एक तो पहली चीज ये कि जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हाई प्लास्टिक है वो भी यूज किया जाता है, डिफरेंट मेटल्स यूज की जाती है, केमिकल्स यूज किए जाते हैं, राइट? तो एक तरीके से जो जितने भी यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, आइदर दिस इज मोबाइल, वॉच, राइट, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, एक्सेट्रा, उनसे एक तो प्लास्टिक का कंटेंट होता है जो कि इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, डिफरेंट मेटल्स होती हैं, राइट, और वो मेटल्स फिर सॉइल को साथ ही साथ वाटर को पॉल्यूट करती हैं। इसके साथ ही कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनसे रेडिएशन, राइट, रेडिएशन भी क्या होता है, रिलीज होता है, राइट? तो उससे हमारे इन्वायरमेंट में रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी इंक्रीज होता है, दैट लीड्स टू और भी डेंजरस जो हार्मफुल सर्कमस्टांसेस है वो हमको फेस करने पड़ते हैं। क्लियर? तो इसको क्या कहा जाता है, ई वेस्ट कहा जाता है। और कुल मिलाकर ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो ई वेस्ट है, ई वेस्ट के एंटर होने से ह्यूमंस पर या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसको ही क्या कहते हैं, ई वेस्ट पॉल्यूशन कहते हैं। यानी इसकी सिंपली डेफिनेशन पूछी जाए
तो हम सीधा सीधा डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट, द इंट्रोडक्शन और एडिशन ऑफ ई वेस्ट प्रोडक्ट्स या e-waste substances into the environment which degrades the quality of environment and which is harmful for humans as well as other organisms is known as e-waste pollution. Right? Now second, what is e-waste? Right? So the discarded and end of life electronic products. Right? End of life का मतलब क्या है कि एक तरीके से जैसे you purchase a cell phone, right? फॉर एन एग्जाम्पल आप उसको 3 ईयर 4 ईयर यूज करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम उसका या तो स्पीकर जो है, स्पीकर या टच स्क्रीन है या फिर माइक्रोफोन है, वो डिसमेंटल हो सकता है एंड यू विल थ्रो इट इन गार्बेज। तो उसके कुछ पार्ट्स तो डैमेज हो सके, बट उसकी जो लाइफ है यूज करने की 4 ईयर 5 ईयर, उसके बाद में वो क्या है, उसकी एंड ऑफ लाइफ जो है मानी जाती है, राइट। तो कुल मिलाकर ये है कि जो एक यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है या उसकी एक सर्टेन लाइफ है, जैसे 5 ईयर है, 6 ईयर 7 ईयर है, राइट। चाहे वो कंप्यूटर हो, इक्विपमेंट हो, होम अप्लायंसेस हो, ऑडियो या वीडियो प्रोडक्ट्स हो, राइट, या उनके फेरिवल्स हो, उनको ही क्या कहा जाता है, ई वेस्ट कहा जाता है, राइट। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि द डिस्कार्डेड एंड एंड ऑफ लाइफ electronic products ranging from computers, equipment, home appliances, audio and video products, right, and all of their peripherals like charger, right, headphones, right, are popularly known as electronic waste या जिसको क्या कहा जाता है, e-waste कहा जाता है। If the e-waste is disposed, right, safely, राइट, इसको सेफली डिस्पोज किया जाता है, और इफ ई वेस्ट इज स्टॉक्ड इन सेफ स्टोरेज, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि इसमें से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको रिसाइकल किया जा सकता है, और जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है उनको साइंटिफिक मेथड से स्टोर किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट, इन पार्ट्स और टोटलिटी फॉर फॉर्मल सेक्टर, राइट। बट यदि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का साइंटिफिक मेथड से स्टोरेज ना हो, साइंटिफिक मेथड से एक तरीके से डिस्पोज ना हो, साइंटिफिक मेथड से उनको स्टोरेज ना कर पाए या उनका रिसाइकल ना हो, तो देन दिस ई वेस्ट कैन हाउएवर बी कंसीडर्ड hazardous if recycled or collected or stored by primitive method। तो यदि प्रिमिटिव मेथड से स्टोर किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, देन ये हमारे लिए हाजार्डस हो सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ ई वेस्ट? तो जितने भी आप गैजेट्स को यूज करते हैं उनका सबका नाम लिख देना है, राइट। दिस वुड बी द इजीएस्ट, राइट। सो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ ई वेस्ट आर मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, सीडी, डीवीडी, माइक्रोवेव, ओवन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टेलीविजन, राइट, फैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो ई वेस्ट है वो हार्मफुल क्यों होता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ई वेस्ट, राइट? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि दीज ई वेस्ट और दीज कंटेन मैनी डेंजरस केमिकल्स, राइट। तो ये जो ई वेस्ट होता है, राइट, द ई वेस्ट कंटेन्स केमिकल्स, heavy metals, right? तो contains chemicals, heavy metals as well as plastic. For an example, lead, copper, zinc, right? Aluminium, plastic cables, right? Beryllium, cadmium, chromium, harmful metals, etc., etc. और ये harmful जो chemicals हैं, right? ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं या हैवी मेटल्स हैं या प्लास्टिक्स हैं, ये बायो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, and since they are non degradable, they accumulate over the period of time, और उसकी वजह से फिर जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज होती हैं, राइट। सो इन दिस वे we have understood what is e-waste problem, right? What are the different sources of e-waste and why is the e-waste harmful, right? हार्मफुल, या हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ई वेस्ट।
तो ऑब्वियसली देखिए हमने सॉइल पोल्यूशन में प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, देन जब हमने वाटर पोल्यूशन पढ़ा था तो उसमें हैवी मेटल्स की वजह से डिफरेंट डिसीजेस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो इफ यू नो व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ बायो नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स, heavy metals and plastic, then on the basis of the previous knowledge you can write this answer. Clear? Now let's understand radioactive pollution, right? So what is radioactive pollution? अब इसको हम जो है 3 लेयर में समझेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, राइट। रेडियो एक्टिविटी, what is radioactivity, what are the radioactive elements, right? अब देखिए जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा उनको तो ये पता होगा, बट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, राइट, मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि जैसे देखिए आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी क्या होता है, एटम होता है, राइट। तो एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, राइट। जब तक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक रेशियो होता है, राइट, सो 1:1, तो जब तक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो फिक्स, जब तक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की जो संख्या है वो लगभग इक्वल होती है, राइट। सो व्हेन द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल, तब तक जो है एलिमेंट या जो एटम होता है ये क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। बट व्हेन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर एटम इंक्रीजेस, तो उसकी वजह से ये जो एटम है ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। सिंपल सी बात है, आप तो इतना याद रखिए, यदि किसी एलिमेंट के एटम में न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है तो इसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होने की वजह से ही यह स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए कॉन्स्टेंटली जो है कुछ वेव्स को क्या करता है, रिलीज करता है, और जिन वेव्स को ये रिलीज करता है उसको ही रेडिएशन कहते हैं, जैसे अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन, राइट। दूसरी चीज, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर कितना है, 82, तो सिंपल आप यहां पर याद रख सकते हैं, दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 82, राइट, the nucleus of those elements is unstable, and to get the stability they constantly release radiation known as alpha, beta or gamma, and this phenomena is known as radioactivity, right। तो सिंपली डेफिनेशन हो गई कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से हाई होता है, राइट, या ज्यादा होता है, राइट, उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, और स्टेबिलिटी के लिए ये कॉन्स्टेंटली जो है वेव्स को या रेडिएशन को रिलीज करते हैं, और उस रेडिएशन को अर्थात अल्फा, बीटा और गामा जो वेव्स हैं उनको रिलीज करते हैं। इस फिनोमिना को ही क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी, और ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल हियर कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो डेंजरस कैसे है, राइट, और ये जो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता कैसे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, एंड टू गेट द स्टेबिलिटी दे कॉन्स्टेंटली रिलीज अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन, राइट। ये रेडिएशन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब ये जो अल्फा, बीटा और जो गामा रेडिएशन होता है ये बहुत हार्मफुल होता है, राइट। जैसे हमने कहा कि जैसे लाइट एनर्जी है, अब ऑब्वियसली जो लाइट एनर्जी है वो हमारे लिए हेल्दी होती है। व्हेन वी गेट द लाइट रेडिएशन, राइट, हमारी बॉडी विटामिन डी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और हमारी बोन्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रहती हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जो सन है, सन से केवल और केवल जो बेनिफिशियल यूवी रेज ही नहीं रिलीज होती हैं, सन से हार्मफुल यूवी रेज भी क्या होती हैं, या अल्ट्रावायलेट रेज भी रिलीज होती हैं। बट अर्थ पर आने से पहले इनको
जो ओजोन लेयर है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देयरफॉर वी आर फ्री फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हार्मफुल यूवी रेस। बट इसी तरीके की जो वेव्स है वो अल्फा, बीटा और गामा होती है। अल्फा जो रेडिएशन होता है, राइट, अल्फा रेडिएशन जो है, अल्फा रेडिएशन हमारी सेल्स को, राइट, पेनिट्रेट कर सकता है, राइट। तो एक तरीके से ये जो है अल्फा रेडिएशन कैन पेनिट्रेट द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे अल्फा रेडिएशन होगा तो वो मेरी जो सेल है, बॉडी है, वो सेल को जाकर डिस्ट्रॉय करेगा, राइट। उससे जेनेटिक चेंजेस होंगे, जेनेटिक चेंजेस होने की वजह से हो सकता है मेरे जो है बॉडी ऑर्गन्स है, जैसे किडनीज है, वो एक तरीके से खराब हो जाए। तो लेकिन ये जो अल्फा रेडिएशन है, इसको कंक्रीट के द्वारा या प्लास्टिक के द्वारा क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। बीटा रेडिएशन जो होता है ये और भी ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि ये अल्फा रेडिएशन से ज्यादा इसकी जो है पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी होती है, और ये भी ह्यूमन सेल्स को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ह्यूमन सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो ऑब्वियसली आपका हार्ट है, लंग है, ये जो सॉफ्ट ऑर्गन है वो डैमेज हो जाएंगे। द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वन इज द गामा रेडिएशन, राइट, which can penetrate the steel sheet as well. For an example, कहीं पर भी अगर एटम बम का विस्फोट हुआ है, you are sitting at your home, तो no one can protect you from the exposure of gamma radiation, क्योंकि यदि आप लोहे के कंटेनर के बॉक्स में भी बैठे हैं तो गामा रेडिएशन उन लोहे के कंटेनर को क्या करेगा, पेनेट करके आप तक पहुंच जाएगा। एंड वंस द गामा रेडिएशन हैव रीच्ड यू, ये आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, जीन्स को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से नॉट ओनली यू वुड डाई, आपके हो सकता है कि इन फ्यूचर में अगर आपकी जो जनरेशन होती हैं तो आपकी जो जनरेशन है उनका भी जेनेटिक चेंज की वजह से हो सकता है कि वो जो जन्म लेंगे, राइट, वो भी एक तरीके से हेल्दी ना हो। एंड यू हैव सीन इन हिरोशिमा एवं नागासाकी, राइट, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो है एटलीस्ट अगर हम देखें तो 50 ईयर्स, अगर अप्रोक्सीमेटली देखें, नॉट 50 ईयर्स, लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली 17 ईयर्स हो चुके हैं, बट डिस्पाइट दिस वहां के लोगों का जो है जीन्स चेंज हो चुके हैं या डीएनए में चेंजेस आ चुके हैं। देयरफॉर आज भी वहां की जो है जनरेशंस है वो विकलांग है, राइट। तो इस वजह से ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। अब थर्ड थिंग इज दैट, क्या ये जो रेडिएशन है केवल और केवल न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लास्ट से ही होता है, ऐसा भी नहीं। कुल मिलाकर जो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, अब आप समझना, जो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, अब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, और अगर हम इस पर न्यूक्लियर की बम्बार्डिंग करते हैं तो इसका जो न्यूक्लियस है वो स्मॉलर, राइट, इफ वी बम्बार्ड द न्यूट्रॉन्स, तो जो एक एटम होता है वो दो न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन, राइट। तो उसमें जो लार्ज, राइट, जो लार्ज एटम होता है या लार्ज न्यूक्लियस जो है वो स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। साथ ही साथ इससे जो है एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है, और ये कैसी होती है, एक चेन रिएक्शन होती है। इफ वी कैन कंट्रोल दिस चेन रिएक्शन, तो हम इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर प्लांट, राइट। अब जैसे ये क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियर प्लांट हो जाएंगे, तो न्यूक्लियर प्लांट में जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, और न्यूक्लियर फिशन से ही जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जाती है। बट यदि यही न्यूक्लियर फिशन की जो रिएक्शन है ये कैसी हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, राइट, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो यही क्या कहलाती है, एटम बम कहलाती है, जो कि हिरोशिमा एवं नागासाकी पर ड्रॉप किए गए थे यूएसए के द्वारा। क्लियर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एटम बम में भी जो एक तरीके से कोर एलिमेंट होता है वो यूरेनियम ही होता है, और न्यूक्लियर प्लांट में भी क्या होता है, यूरेनियम ही होता है। साथ ही साथ जो हैवी मेटल्स होती हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो 82 से हाई होता है, उनका यूज भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, मोबाइल्स में, फोन्स में, लैपटॉप्स में किया जाता है। सो
इन दिस वे वी कैन से दैट कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनसे भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो सकता है, राइट। जहां कहीं पर भी एटम बम ड्रॉप किए जाते हैं वो पूरा का पूरा एरिया न्यूक्लियर रेडिएशन से या रेडियो एक्टिव रेडिएशन से इफेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो वेरियस गैजेट्स हैं उनसे भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन क्या होता है, रिलीज होता है। और जब ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन फॉर एन एग्जांपल अल्फा बीटा और गामा रेस किसी भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं तो वहां के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इसका बहुत ही खतरनाक इफेक्ट होता है। इसीलिए इसको मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वन के नाम से जाना जाता है, राइट। क्योंकि अगर आप जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है अगर आप इससे इफेक्ट हुए तो आपकी लाइफ जो है ये एंड हो जाएगी, एज वेल एज आपकी जो जनरेशंस हैं वो भी इससे अफेक्टेड रहेंगी। देयरफॉर दिस इज द डिस्ट्रक्टिव वन पॉल्यूशन, राइट। सो अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है तो सिंपल हम कह सकते हैं, राइट, द प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन इन द एनवायरनमेंट which degrades the quality of environment and which is directly or indirectly harmful to humans as well as other organisms is known as radioactive pollution. Or in other words we can say that radioactive pollution is defined as the increase in the natural radiation levels in the environment that pose a serious threat to humans and other life forms, right. अब जो रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन है इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं और ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग, राइट, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन इज द डिपोजिशन ऑफ और प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ऑन सरफेस or within solids, liquids or gaseous including human body, right, where their presence is unintended or undesirable is known as radioactive contamination or radioactive pollution. Now what are the sources of radioactive pollution, right? I think that you must mark 4 star because this question would be asked in the examination, राइट। सो ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, जिनको मैंने अभी मैंने आपको थोड़ा जो है क्लियर बताया था। तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। द फर्स्ट इज एक्सीडेंटल लीकेज, कहां से, न्यूक्लियर प्लांट से, राइट। तो न्यूक्लियर प्लांट्स में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है एंड इफ देयर इज एक्सीडेंटल लीकेज, राइट, तो इस एक्सीडेंटल लीकेज की वजह से भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल 3 माइल्स आइसलैंड एक्सीडेंट, चेरनोबिल एक्सीडेंट एंड फुकुशिमा इंसिडेंट्स, राइट। सेकेंड, डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसको ओशियंस में डीप में जाकर डिस्पोज किया जाता है और कई बार जब उसको डिस्पोज किया जाता है तो उसकी वजह से भी वो जिस एरिया में डिस्पोज होता है वहां पर तो है न्यूक्लियर रेडिएशन जो है न्यूक्लियर रेडिएशन होता ही होता है। देन न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग एंड एक्सप्लोजन, राइट। अब देखिए अगर वॉर में कोई कंट्री किसी अदर कंट्री पर एटम बम या एटम बम को ड्रॉप कर देता है तो ऑब्वियसली वहां का एनवायरनमेंट नहीं, वहां के ह्यूमंस ही नहीं बचेंगे, एनवायरनमेंट तो दूर की बात। लेकिन जो उसकी जो पेरिफेरल है वहां पर रेडियो एक्टिव क्या होगा, पोल्यूशन होगा। इसके साथ ही जो न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की जाती है या एक्सप्लोजन किए जाते हैं, राइट, ये न्यूक्लियर का क्या होता है, फॉल आउट होता है, तो उसकी वजह से भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। देन यूरेनियम माइनिंग, अब न्यूक्लियर प्लांट हो या फिर जो न्यूक्लियर वेपन्स हो दोनों में यूरेनियम का यूज किया जाता है, राइट। तो यूरेनियम को जब माइन किया जाता है तब भी जो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बढ़ता है। देन रेडिएशन थेरेपी, राइट, रेडिएशन थेरेपी एंड डायरेक्ट एक्सपोजर टू रेडिएशन फॉर डायग्नोस पर्पस।
तो जो रेडिएशन थेरेपी है वो मेडिकल में भी यूज की जाती है, जैसे क्या हो जाएगा, एक्सरेज हो जाएगा या कीमोथेरेपी हो जाएगा। तो कीमोथेरेपी है, एक्सरेज है, इसमें भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, बट वो उतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा द स्लो न्यूक्लियर रेडिएशन कैन एमेनेट फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, विजर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो जाएंगे या लेबोरेटरीज हो जाएंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या लेबोरेटरीज हैं, इनसे स्लो न्यूक्लियर रेडिएशंस भी जो है हमारे इन्वायरमेंट में होता रहता है। सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, राइट। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई इज द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज द डेंजरस वन पॉल्यूशन, राइट। तो इसको मैं यहां पर नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि देखिए यूनिट सेकेंड में वी हैव स्टडीड द यूनिट सेकेंड ऑफ पेपर 3 दैट इज केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी हमने न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, मैंने ही पढ़ाया है, राइट। सो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट, व्हाट इज हाइड्रोजन बम, व्हाट इज एटॉमिक बम, राइट, व्हाट इज न्यूक्लियर प्लांट and what is the radioactive waste. We have covered in that lecture, right? So if you are going to study what is the harmful effects of radioactive pollution, so please go to the unit second of the paper 3, और उसमें भी जो न्यूक्लियर फिशन का 14वां या 15वां लेक्चर है आप उसको एक बार देख लें। फिर भी अगर हम देखें तो रेडियो एक्टिव फॉल आउट की वजह से या न्यूक्लियर जो एक्सीडेंटल लीकेज हुए थे उससे थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल थे उनकी डेथ हो गई थी। और इसके लिए जो 3 एग्जांपल्स है वो अगर आप लिख देंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। सो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस के जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं उनको आप केमिस्ट्री में स्टडी कर लेना। यहाँ पर वी विल डिस्कस द 3 इंसिडेंट्स। द फर्स्ट इज 3 माइल्स आइसलैंड एक्सीडेंट ऑफ यूएसए। तो यूएसए में 3 माइल्स आइसलैंड है, राइट, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट था और उसमें न्यूक्लियर मटेरियल लीक हो गया था 1979 में, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आइलैंड जो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की वजह से अफेक्ट हुआ था। सेकंड क्या हो जाएगा, चेरनोबिल एक्सीडेंट ऑफ रसिया। दरअसल आपने सुना होगा कि अभी द वार इज गोइंग ऑन बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। तो जो चेरनोबिल है वो वर्तमान समय में रसिया में ना होकर कहां पर है, यूक्रेन में है, राइट। तो चेरनोबिल एक्सीडेंट ऑफ रसिया, और इसमें भी चेरनोबिल में भी न्यूक्लियर मटेरियल जो था वो लीक हुआ था 1986 में, ये जो है लीक हुआ था, राइट। और जो चेरनोबिल है वो वर्तमान समय में कहां पर है, यूक्रेन में है। और आपने सुना होगा कि रसिया हैज अटैक्ड द चेरनोबिल प्लांट, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर फुकुशिमा एक्सीडेंट ऑफ जापान, जो कि 2011 में हुआ था, एंड हियर द न्यूक्लियर मटेरियल लीक्ड, जिसमें पूरा का पूरा आइसलैंड ही क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये देखिए इस तरीके से ये प्लांट की जो है थी, प्लांट को एक तरीके से जब ब्लास्ट हुआ था तो पूरे के पूरे जो है ये जो आइसलैंड पे जो लोग थे वो अफेक्ट हुए थे, साथ ही साथ जो पूरा आइसलैंड था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था, राइट। चलिए अब इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप केमिस्ट्री में जाकर यूनिट, राइट, यू कैन विजिट द यूनिट सेकेंड एंड लेक्चर ऑफ न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। शॉर्ट में अगर आप मैं समझाना चाहूं तो जब भी कोई व्यक्ति अल्फा बीटा या गामा रेडिएशन से एक्सपोज होता है, राइट, तो जब रेडिएशन में एक्सपोज होता है तो उसका जो है ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है, हेयर लॉस होता है, स्किन डिजीज होती है, ब्लड इन्फेक्शन होता है, राइट। जो प्लांट ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अल्फा बीटा और जो गामा रेडिएशन है उसकी वजह से जेनेटिक चेंजेस भी आती हैं, जिससे जनरेशन टू जनरेशन ये इफेक्ट जो है करता है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द e-waste pollution, radioactive pollution, as well as the noise pollution for MPPSC mains examination. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.